जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज फिर से मैं आपको प्रतिशत पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी का आभार व्यक्त करना ज़रूरी है। साथियों, आज मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर आज कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, अपना परिवार 1000 सदस्यों का हो चुका है। मैं मानता हूँ दोस्तों, यह बहुत छोटी बात है, लेकिन मेरी दृष्टि से यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने शून्य से प्रारंभ किया था। और दोस्तों, आप लोगों का प्यार मिलता गया और सपोर्ट मिलता गया। आज हमने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। और साथियों, यदि आगे भी आपका प्यार बना रहा और आपका सपोर्ट मिलता रहा तो जल्द ही हमारा परिवार धीरे धीरे और बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, हमारे पास आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अभी तक डिजिटल बोर्ड की सुविधा नहीं हो पाई है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे यदि आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो जल्द ही लाइव क्लासेस भी मिलने लगेंगी और डिजिटल बोर्ड भी आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं बार बार आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बिना डिजिटल बोर्ड के भी हमें काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया है। तो साथियों, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिशत के अभी पिछले वीडियो विजिट नहीं किए हैं तो दोस्तों, यहाँ आई बटन पर लिंक दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके, अथवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके पिछले वीडियो देख सकते हो, जिससे कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों, प्रश्न में हमें दिया गया है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का 30% गणित की पुस्तकें हैं। यदि अंत में शेष 4900 पुस्तकें अन्य भाषाओं में है तो बताइए कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें मौजूद हैं। तो दोस्तों, मैंने इसी पर आधारित, मतलब इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ पिछले प्रश्न कराए हुए हैं। आप पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आज का लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों, हमें दिया गया है एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी की हैं। तो दोस्तों, इसे फ्रैक्शन वैल्यू पर खेलकर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। साथियों, मैंने कुछ फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई होंगी जिनका मान आपको याद हो चुका होगा। तो दोस्तों, 20% दिया गया है, हिंदी की पुस्तकें 20% है। दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। मान के चलिए कि पुस्तकालय में 5 पुस्तक थी और 5 का 20% अर्थात 1 पुस्तक हिंदी की है। तो दोस्तों, अभी पुस्तकालय में 4 पुस्तक शेष हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने 1 क्यों माइनस किया और यहाँ 4 क्यों लिखा। साथियों, इस प्रश्न में खेल शेष का है। आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक बार हमें शेष दिया गया है तो हमें शेष पुस्तकें यहाँ लिखनी होंगी। मान लीजिए पुस्तकालय में 5 पुस्तकें थी तो 5 का 20% 1 होता है, अर्थात 1 पुस्तक उसमें हिंदी की होगी। तो हिंदी की पुस्तक हमने निकाल ली है और 4 पुस्तकें अभी हमारे पास शेष बची हुई है। दोस्तों, आगे प्रश्न में दिया गया है शेष का 50% अंग्रेजी की पुस्तकें हैं। दोस्तों, इंग्लिश के लिए हमें 50% पुस्तकें बताई गई हैं शेष का। तो दोस्तों, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। दोस्तों, मान के चलिए कि शेष पुस्तकें 2 थी तो 2 में से 1 पुस्तक इंग्लिश की हुई, क्योंकि 2 का 50% 1 होता है। दोस्तों, 1 पुस्तक यदि इंग्लिश की हुई तो अभी हमारे पास 1 पुस्तक यहाँ शेष बची होगी। दोस्तों, आगे प्रश्न में दिया गया है और अंत में शेष का 30% गणित की पुस्तकें हैं। दोस्तों, मैथ के लिए हमें 30% पुस्तकें बताई गई हैं। साथियों, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होती है। दोस्तों, मान के चलिए कि अभी आपके पास 10 पुस्तकें शेष हैं और 10 में से 3 मैथ की थी। तो दोस्तों, अभी आपके पास 7 पुस्तकें मौजूद होंगी। दोस्तों, इसका अनुपात निकाल लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा कि किस प्रकार हम अनुपात निकालते हैं और क्यों निकालते हैं। तो साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पिछली वीडियो विजिट कर लीजिए, आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। साथियों, हम देखते हैं कि प्रारंभ में हमारे पास कितनी पुस्तकें थी और अंत में हमारे पास कितनी पुस्तकें शेष रह गई हैं। दोस्तों, जो कटता है तो काट लेते हैं और नहीं कटता है तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ कट रहा है तो 2 से हमने 4 को काट लिया तो 2 टाइम कटेगा। दोस्तों, 2 से 10 कट जाएगा 5 टाइम। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 पंजे 25 हमें मिल जाएगा और यहाँ हमें 7 मिल जाएगा। तो साथियों, हमें अनुपात मिला 25:7। तो दोस्तों, रिमेनिंग हमारी 7 पुस्तकें हैं, लेकिन प्रश्न हमारा कह रहा है कि अन्य पुस्तकें दोस्तों 4900 है, अर्थात पुस्तकें 7 ना होकर 4900 पुस्तक हमारे पास अभी शेष बची हुई हैं। तो साथियों, हम इसकी कंपेयर करा लेते हैं, देखते हैं। तो 7 से 700 टाइम 7 7 49 होता है, 700 टाइम ज़्यादा पुस्तकें हैं। तो दोस्तों, यदि यह वैल्यू 700 टाइम ज़्यादा है
तो जो मेन पुस्तकें हैं प्रारंभ में 25 पुस्तकें ना होकर इससे 700 टाइम ज़्यादा पुस्तकें होंगी। तो दोस्तों यदि हम 25 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 175 आएगा और 2 शून्य हमारे अंत में लग जाएंगे। तो दोस्तों 17,500 पुस्तकें टोटल हमारे पास प्राप्त हुई। तो दोस्तों विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, मनोज घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेल कूद पर खर्च करता है और शेष 900 रुपये की बचत करता है। तो मनोज की मासिक आय क्या थी, हमें प्रश्न में बताना है। दोस्तों आप सदैव याद रखिए कि कई बार ऐसा होता है हम कितना भी अच्छा कंटेंट देते रहते हैं, लेकिन यदि आप अपने आप से मेहनत नहीं करोगे तो दोस्तों हमारा पढ़ाना वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप प्रश्न जैसे ही मैं लिखता हूँ अपने आप से ट्राई कर लीजिए और बाद में साथियों आप अपने आंसर की मिलान कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। जहाँ भी आपकी त्रुटि होगी तो जब मैं समझाऊंगा प्रश्न को तो आप अपनी त्रुटि दूर कर सकते हो। तो दोस्तों प्रश्न को गौर से देखिए और अपने आप से पहले सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। साथियों हमें दिया गया है, मनोज घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। तो दोस्तों 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। मान के चलिए दोस्तों कि 2 रुपये उसने कमाया था महीने में, मासिक आय मतलब उसकी 2 रुपये थी, तो उसने 50% खर्च कर लिया, अर्थात उसके पास अभी 1 रुपया शेष होगा। तो दोस्तों प्रश्न में आगे दिया गया है, और शेष में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर और 10% खेल कूद पर खर्च करता है। तो दोस्तों हम इस बार हम वैल्यू मतलब फ्रैक्शन वैल्यू बनाकर आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रश्न में वन टाइम हमें शेष दिया गया है और टोटल वैल्यू शेष जो रिमेनिंग पैसा हमारा बचा हुआ है उसी में से खर्च किया गया है। तो पहले इन सब वैल्यू को हम जोड़ लेंगे और तब उसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाकर यहाँ लिखेंगे। तो साथियों पहले दिया गया है शेष में से 50%, तो हम 50% को ऐड कर लेंगे, प्लस के 25% दिया है तो 25% को ऐड कर लेंगे, और लास्ट में साथियों हमें 10% दिया है तो हम 10% को ऐड कर लेंगे। यदि हम इन सब को जोड़ते हैं 50 और 25 75 होगा, 75 और 10 85% हमें मिल चुका है। साथियों 85% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे तो 85% की फ्रैक्शन वैल्यू 17/20 होती है। साथियों ये वैल्यू किस प्रकार निकालते हैं, इसके शुरू के लेक्चर जो मैंने लिए थे परसेंटेज के, तो उसमें काफ़ी अच्छे से आपका क्लियर किया हुआ है। तो दोस्तों पिछले लेक्चरों को आप विजिट करते रहिए, जिससे कि आप छोटी से छोटी त्रुटि करने से बच सको। साथियों मान के चलिए कि उसके पास अब 20 रुपये शेष बचे थे, 20 में से उसने 17 खर्च कर लिए हैं, ये जो हमें दिए हैं परिवहन पर और खेल कूद पर। तो दोस्तों इस तरह से मिलाकर उसने 20 में से 17 रुपये खर्च कर लिए हैं, तो उसके पास अभी रिमेनिंग 3 रुपये शेष बचे होंगे। दोस्तों यदि कुछ कट रहा तो काट लेते हैं, नहीं कटता तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके अपना अनुपात प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों 20 दूनी 40 होगा, यहाँ 40 मिलेगा और 3 × 3 हमें यहाँ 3 रुपये मिलेगा। अर्थात यदि एक माह में दोस्तों 40 रुपये उसने कमाए थे, मासिक आय उसकी 40 रुपये थी और खर्च करने के बाद उसके पास 3 रुपये बचे हैं, लेकिन दोस्तों प्रश्न की लैंग्वेज बोल रही है कि उसके पास 900 रुपये शेष बचे हुए हैं। तो दोस्तों इसकी 900 रुपये से हम कंपेयर करा लेते हैं। दोस्तों 3 से 3 अर्थात 300 टाइम ज़्यादा है यह वैल्यू, इससे 300 टाइम ज़्यादा है। तो दोस्तों जो वैल्यू हमारी प्रारंभ में थी इसकी मासिक आय वो भी 300 टाइम ज़्यादा होगी। तो दोस्तों 40 की हम 300 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, 4 × 12, दोस्तों 3 शून्य लग जाएंगे, अर्थात 12,000 हमारा आंसर के रूप में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है 14 सही 2/7% 11 सही 1/9% तथा 12 सही 1/2% के क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर होगी। दोस्तों हमें 3 क्रमिक छूट दी गई हैं और हमें इसकी एक कॉमन छूट बताकर बताना है। तो साथियों प्रश्न को पहले समझते हैं। जैसे कि कई बार आप मेले अथवा कहीं शॉप पर जाते होंगे तो आपको लिखा मिलता होगा 50% प्लस के 50% की छूट। तो दोस्तों यदि 50 और 50% की हमें छूट मिल रही है तो क्या वो आर्टिकल हमें फ्री मिल जाएगा, क्योंकि 50 और 50% तो 100 होता है और दोस्तों 100% किसी भी वैल्यू को 100% बोलते हैं। तो दोस्तों क्या वो आर्टिकल हमें फ्री मिलने वाला है? तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता।
इसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। दोस्तों मान के चलिए कि आपके कहीं किसी सामान की कीमत 100 रुपये है और दोस्तों उसने लिख रखा है कि 50 और 50% की छूट। तो दोस्तों पहले वो 100 रुपये पर 50 रुपये की आपको छूट देगा। तो दोस्तों आर्टिकल की वैल्यू 50 रुपये रह गई है। दोस्तों इस बार फिर से वो 50 रुपये पर आपको 50% की छूट देगा। तो दोस्तों 50% इसका कट जाएगा, फिर से 100, 50 दूनी 100 अर्थात 25। तो दोस्तों उस आर्टिकल की वैल्यू अंत में 25 रुपये आपको देनी ही होगी। यदि 100 रुपये का कोई आर्टिकल था तो लास्ट में उसकी हमने 25 रुपये वैल्यू पे की है, वो आर्टिकल हमें फ्री में नहीं मिला। साथियों इसी हम 50% और इसी छूट को दोस्तों मैं कह सकता था, जैसे कि 25 रुपये का हमें आर्टिकल मिल गया। दोस्तों ये 50% की दो छूट थी, तो इसकी यदि मैं एक छूट बनाना चाहता तो मैं आपसे कह सकता था कि इस आर्टिकल पर 75% की छूट चल रही है। दोस्तों यदि मैं 100 रुपये पर 75 रुपये की छूट दे देता डायरेक्ट, तब भी यह आर्टिकल हमें 25 रुपये का मिलने वाला था। तो आशा करता हूँ यह कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार का दोस्तों यह प्रश्न है, हमें बताना है इन तीनों छूट को एकल छूट में बनाकर हमें आपको बताना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों हमें दिया गया है 14 सही 2/7%। तो दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं। दोस्तों मैंने कई बार बताया है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। दोस्तों मान के चलिए कि कोई आर्टिकल 7 रुपये का था और उस पर हमें 1 रुपये की छूट मिल गई, तो दोस्तों 6 रुपये का आर्टिकल हमें मिलने वाला है। दोस्तों आगे दूसरी छूट दी गई है हमें 11 सही 1/9% की। दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी बना लेते हैं। तो दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होगी, अर्थात मान के चलिए कोई आर्टिकल 9 रुपये का था, तो दोस्तों 1 रुपये की छूट मिलने के बाद हमें आर्टिकल 8 रुपये में मिलने वाला है। दोस्तों एक और छूट दी गई है हमें, आपके दिया है 12 सही 1/2%। तो दोस्तों 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। साथियों मान के चलिए कि कोई आर्टिकल 8 रुपये का था, तो 8 रुपये पर 1 की छूट, तो दोस्तों आर्टिकल हमें 7 रुपये में मिल जाएगा। साथियों अपना अनुपात बना लेते हैं। तो अनुपात बनेगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों 3 से दोनों वैल्यू कट रही हैं, तो हम काट लेंगे 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, अर्थात हमें अनुपात 3:2 मिल गया। साथियों कोई आर्टिकल 3 रुपये का था और छूट मिलने के बाद आर्टिकल 2 रुपये का हो गया है, तो हमें कितनी छूट मिल गई? 1 रुपये की छूट मिली और कितने के ऊपर? 3 रुपये के ऊपर, अर्थात 1/3 हमारा आंसर होता। लेकिन हमारा आंसर हमें प्रतिशत में बताना है। तो साथियों इसकी प्रतिशत वैल्यू 33 सही 1/3% हमारा आंसर होगा। दोस्तों मैंने बताया है किस प्रकार ये प्रतिशत में बदलते हैं। तो दोस्तों इसे प्रतिशत में बदलने के लिए कुछ नहीं करना होता, 1/3 और गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और दोस्तों जब हम 100 से इसे कैंसिल करेंगे तो 33 सही 1/3% हमारा फिर से आंसर के रूप में मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमें प्रश्न दिया गया है, एक मजदूर 67 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2300 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 28 सही 4/7% बढ़ जाए और काम का 33 सही 1/3% घट जाए, तो उसकी तनख्वाह में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा? तो साथियों आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों हमें एक प्रतिशत वैल्यू दी गई है कि उसकी आय 28 सही 4/7% बढ़ जाए। तो दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बना लेते हैं और अपना क्वेश्चन आसान हो जाएगा। साथियों हमें दिया गया है 28 सही 4/7%। दोस्तों मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बनानी बताई है। दोस्तों हमें पता होता है कि 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। यहाँ हमें दिया गया है 28 सही 4/7%। तो दोस्तों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यदि हम बनाएंगे गुणा भाग करके, तो काफ़ी समय वेस्ट हमारा एग्जाम में हो जाएगा। दोस्तों कुछ भी आपको करना है, आपको अपना समय मेंटेन करना है। समय यदि आपने बचा लिया तो जॉब आपकी हो जाएगी, नहीं तो दोस्तों आप काफ़ी और छात्रों से पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों हमें दिया गया है 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होती है। दोस्तों हमें यहाँ 28 सही 4/7% दिया गया है, तो हमें इसे 28 बनाने के लिए इसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी और 2 की मल्टीप्लाई हमने इधर करी है, तो साथियों इधर भी हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी। दोस्तों अब ये 14 दूनी 28, तो दोस्तों जब इसके साथ हमने 2 की मल्टीप्लाई करी तो इसके साथ भी हमें 2 की मल्टीप्लाई करनी होती है। दोस्तों पिछले लेक्चर में मैंने सब कुछ काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, पिछली वीडियो सब कुछ आपके क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार ये फ्रैक्शन वैल्यू
बनाते हैं। साथियों जब इसके साथ हमने करी तो इसके साथ भी करनी होगी, तो यहाँ 2 दूनी 4 मिलेगा, 4/7 और यहाँ हमें 2/7 मिल जाएगा। दोस्तों इसी की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 होती है, 2/7। दोस्तों मान के चलिए कि वह सप्ताह में 7 रुपये कमाता था प्रतिदिन घंटे काम करके। दोस्तों उसके वेतन में 28 सही 4/7% का इजाफा हो चुका है, और 7 का 28 सही 4/7% 2 होता है। अर्थात यदि प्रारंभ में उसका वेतन 7 था तो 2 रुपये की वृद्धि होकर उसका वेतन 9 रुपये हो गया होगा। लेकिन उसके बाद कुछ बदलाव हुआ साथियों, ये प्रति घंटे काम करने के बाद उसका वेतन है, तो बाद में कुछ बदलाव हुआ है। और बदलाव क्या हुआ है साथियों कि उसको काम करने के जो घंटे मिलते थे उसमें उन्होंने कटौती कर दी है, मतलब कि उसे अब काम करने के कुछ कम घंटे मिलने लगे हैं। साथियों घंटे कितने कम मिलने लगे हैं? 33 सही 1/3%। दोस्तों 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। मान के चलिए दोस्तों प्रारंभ में उसे 3 घंटे काम करने को मिलते थे, लेकिन दोस्तों 3 का 33 सही 1/3% उसे कम घंटे मिले, अर्थात इसका 1, तो 3 का 1 कम घंटा उसे मिलने लगा है, अर्थात उसे अब काम करने के लिए केवल 2 घंटे मिलते हैं। वेतन तो बढ़ा दिया लेकिन काम करने के लिए समय उसे कम मिलने लगा है। तो दोस्तों पहले ही मान के चलिए कि उसको 3 घंटे मिलते थे, और दोस्तों अब समय में उसकी कटौती हो गई है 1 की, तो उसको दो अब काम करने के लिए घंटे मिल रहे हैं। दोस्तों अनुपात बना लेते हैं, यदि कुछ कटता है तो काट लेते हैं 3 से। दोस्तों 3 या 9 3 टाइम कट जाएगा। दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 1 है तो दोस्तों यहाँ 7 मिल जाएगा हमें, और 3 दूनी 6 हमें यहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों बदलाव हमारे सामने अनुपात के रूप में आ चुका है, लेकिन हमें अपना आंसर प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले उसकी जेब में 7 रुपये आते थे, और समय में कटौती करने के बाद उसकी जेब में दोस्तों 6 रुपये आ रहे हैं, तो दोस्तों उसको 1 रुपये का घाटा हो चुका है। और 1 रुपये का घाटा कितने के ऊपर हुआ है? 7 रुपये के। तो दोस्तों 1/7 हमें फ्रैक्शन के रूप में आंसर मिल चुका है, लेकिन हमें अपना आंसर दोस्तों प्रतिशत के रूप में बताना है। तो 1/7 की प्रतिशत वैल्यू 12 सही 2/7% होती है। तो आशा करता हूँ, सॉरी साथियों यहाँ 12 नहीं होगा, 14 होगा, 14 सही 2/7% होती है। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों ऐसा कौन सा विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें बगीचे में टोटल पेड़ों की संख्या बतानी है। दोस्तों इस प्रश्न को भी हम पिछले टाइप से ही करेंगे। यदि मैं आपको बार बार अलग अलग टाइप से प्रश्न कराऊंगा तो दोस्तों आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा प्रश्न किस टाइप से बन सकता है, जिससे कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो इसीलिए सभी प्रश्न आपको एक ही टाइप से कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न भी हम फ्रैक्शन वैल्यू पर खेलकर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। साथियों हमें दिया गया है बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं, तो दोस्तों 60% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों इन वैल्यू को आप निकाल भी सकते हो और डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, जिससे कि एग्जाम में आपका कुछ समय बच सके। दोस्तों 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है। दोस्तों मान के चलिए कि बगीचे में 5 पेड़ हैं, तो 5 में से 3 पेड़ तो नारियल के हैं। दोस्तों इस बार हमने घटाकर नहीं लिखा है, तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने घटाया क्यों नहीं, क्योंकि पिछले प्रश्नों में हम घटाकर लिखते थे अथवा जोड़कर लिखते थे। लेकिन दोस्तों इसमें बताया गया है कि बगीचे में 60% पेड़ नारियल के पेड़ हैं। तो दोस्तों मान के चलिए टोटल पेड़ 5 थे, तो उसमें से 3 पेड़ 5 में से 5 का 60% 3 होगा, 3 पेड़ उसमें नारियल के होंगे। दोस्तों आगे रिमेनिंग नहीं दिया गया, इसी वजह से हमने घटाया नहीं है। अब हमें नारियल के पेड़ों का 25% आम के पेड़ है, तो दोस्तों इसका 25% हमें निकालना होगा, इसी वजह से हमने इसमें घटाया नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू हमें लिखनी होगी। दोस्तों आगे हमें प्रश्न में दिया गया है, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। तो दोस्तों मैंगो के पेड़ कितने दिए गए हैं? 25%, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। दोस्तों मान के चलिए कि 4 पेड़ अब हमारे नारियल के बचे हुए हैं, तो नारियल के पेड़ों के इसके 4 के 25% आम के पेड़ हैं। तो दोस्तों 4 का 25% 1 होता है, अर्थात यदि यहाँ 4 होगा तो 1 पेड़ इसमें से आम का होने वाला है। दोस्तों प्रश्न में आगे दिया गया है, आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ है। तो दोस्तों एप्पल के पेड़ हमें दिया गया है 20% है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5
5 होती है। दोस्तों मान के चलिए कि बगीचे में अब 5 सेब के पेड़ बचे हैं, तो इस 5 का 20% एक मिलेगा, अर्थात एक सेब अभी, सॉरी साथियों, एक पेड़ अभी हमें सेब का मिलने वाला है। तो दोस्तों यदि यहाँ 5 पेड़ हैं तो उसमें से एक पेड़ सेब का होगा। दोस्तों देख लेते हैं, यह तो टोटल पेड़ होंगे बगीचे में कितने हैं, और इधर अंत में सेब के पेड़ों की संख्या हमें मिल जाएगी, क्योंकि सबका परसेंट निकाल कर हमने अंत में लिखा है। साथियों 5 चौक 20 होता है और 20 पंजे 100 होगा। तो दोस्तों यदि 100 पेड़ यहाँ हमें प्रारंभ में टोटल थे, तो उसमें से 3 पेड़ सेब के होंगे। दोस्तों लेकिन प्रश्न में हमें दिया गया है सेब के पेड़ों की संख्या 3 न होकर 1500 है। तो दोस्तों इसकी कंपेयर करा लेते हैं, तो 3 पंजे 15 था, 1 यूनिट 500 के बराबर होगी, मतलब कि ये वैल्यू इससे 500 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों प्रारंभ में 100 सेब ना होकर इससे 500 गुना ज़्यादा सेब हमें मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई हम 500 से कर लेंगे तो हमें आंसर के रूप में 50,000 मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ प्रश्न आपकी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों ऐसा विकल्प नंबर ए में हमें दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों फिर से बार बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 1000 सदस्यों का परिवार पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप आगे भी हमें इसी प्रकार सपोर्ट करते रहेंगे, और दोस्तों हमारा चैनल ग्रो होता जाएगा तो दूसरे दोस्तों तक भी हमारी पहुँच बनती जाएगी। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।